स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ परफेक्ट लर्निंग क्लब। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज एक्सक्रीशन। जो आपको दिख रहा होगा, मैं लिखा हुआ है एक्सक्रीशन हमारा जो लास्ट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है एंड यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सक्रीशन भी दोनों में हम पढ़ेंगे, प्लांट्स भी एंड एनिमल्स भी। अभी तक इसके अंदर जो भी हमारा टॉपिक आया, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड आया, चाहे वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ भी आया, तो हमने सारे टॉपिक एक एक करके हमने सारे टॉपिक क्लियर करे। ठीक है, एंड आई होप कि आप सबको समझ में भी आए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपकी कमेंट्स पढ़े तो उससे पता चल जाता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आया चीजें। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना समय को गुजारे हुए, या फिर आप बोल सकते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज एक्सक्रीशन। एंड लिटरली मेरी बात मानो तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा भी आएगा आपको। क्लियर? ठीक है, तो एक्सक्रीशन से आप क्या समझते हो ये बता दूं पहले मैं। किसी भी चीज का एक्सक्रीट आउट होना। ठीक है, किसी भी चीज का, किसी भी वेस्ट का ले लो आप, या किसी भी चीज का बाहर निकलना, एक्सक्रीट आउट होना। मतलब किसी भी चीज का, किसी भी चीज से, मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी से किसी चीज का एक्सक्रीट आउट होना मतलब उस चीज का बाहर निकलना। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्लियर? एक्सक्रीट वर्ड समझ गए, बाहर निकलना। तो आई एन वही होता है कि किसी चीज का एक प्रोसेस के थ्रू जो बाहर निकलता है बॉडी से, उसको एक्सक्रीशन बोला गया। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एक्सक्रीशन में क्या होता है। देखो बच्चों, इन्होंने क्या बोला, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एंड फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, ये भी कुछ अपना वेस्ट, जो आपकी गैसेस, जो वेस्ट गैसेस होती है वो बाहर निकलती हैं। गेट रेड आउट फ्रॉम द गैसेस वेस्टेज। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो गैसेस होती है वो कैसे निकलती हैं बॉडी से बाहर, वो हमने पढ़ लिया। ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ लिया था कि लंग्स में जाता है, ब्लड के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स में जाती है, उसके बाद वो रेड आउट हो जाती है फ्रॉम द बॉडी, मींस बाहर निकल जाती है बॉडी से। ठीक है, सेम ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है। उसका भी हमने प्रोसेस पढ़ लिया था कि ट्रांसपोर्टेशन जो रहा है, जो आपका ट्रांसपीरेशन होता है, उसके थ्रू क्या होता है, जो वेस्ट गैसेस होती है वो बाहर कैसे निकल रही है, वो चीज हमने पढ़ ली थी। क्लियर हो गया बच्चों? तो इन्होंने क्या बोला कि जो आपके अननेसेसरी जो आपकी बॉडी से निकल रहा है वो कैसे कैसे निकल रहा है, एक्सक्रीट आउट जो हो रहा है वो तो एक नॉर्मल इन्होंने बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। ठीक है, उसके थ्रू क्या हुआ, गैसेस, जो अनवांटेड गैसेस थी या फिर आप बोल सकते हो वेस्टेज गैसेस थी, वो बाहर निकल गई। ठीक हो गया। अब हमारी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। क्लियर हो गया? हमारी बॉडी में क्या होती है, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, आपका नाइट्रोजनस वेस्टेज को प्रोड्यूस करती है। क्या बोला मैंने, हमारी बॉडी में क्या होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। ठीक है बच्चों, जो कि किसको जनरेट कर रही है, आपका, या फिर आप बोल सकते हो किसको प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, किसको प्रोड्यूस कर रही है, आपका नाइट्रोजनस वेस्टेज को। ठीक है, तो कुछ हमारी बॉडी में क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है जो कि हमारे नाइट्रोजनस वेस्टेज को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। एंड इन नाइट्रोजनस वेस्टेज का बॉडी से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, इन नाइट्रोजनस जो वेस्ट है इसका फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, रिमूव होना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। समझ में आया? हमारी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्टेज को प्रोड्यूस करती हैं, जिनका बॉडी से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, तो क्या होता है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, इसमें हमारी हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, जो कि इस नाइट्रोजनस वेस्टेज को बाहर एक्सक्रीट आउट कर रही है हमारी बॉडी से, डेट प्रोसेस, या फिर आप बोल सकते हो, प्रोसेस बोल दो, या फिर एक बोल दो इसको कि एक साइकिल जो हो रही है, उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। समझ में आया? द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच excrete out all the nitrogenous wastage from the body, that process is known as excretion. क्लियर? इतना समझ में आ गया? ठीक हो गया बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, अभी इन्होंने कहा ठीक है नाइट्रोजनस वेस्टेज है जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकल गया, इस प्रोसेस को हमने बोल दिया एक्सक्रीशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपको सबको पता होगा, एंड कुछ हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस जिसमें क्या होता है, सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल बॉडी। ठीक है, मल्टीसेलुलर मींस ग्रुप ऑफ सेल्स।
ठीक है। ऐसी बॉडी जो पूरी की पूरी सेल से बनी हुई है उस बॉडी को बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर बॉडी, यूनिसेलुलर बॉडी मीन्स सिंगल सेल की बॉडी जिसमें सिर्फ सिंगल सेल होता है। क्लियर होगा, इतना समझ में आ गया। मल्टी सेलुलर आप सबको पता है ह्यूमन बीइंग्स रहेंगे बिकॉज आवर बॉडी इज ऑल अबाउट मेड अप ऑफ सेल्स एंड द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। क्लियर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या बात करी गई कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जिसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। ये क्या करते हैं, जो कि ये अपनी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्टेज है, जो अपनी बॉडी से इन्होंने वेस्ट बाहर निकालना, वो किसकी हेल्प से निकालते हैं? तो इन्होंने कहा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी सराउंडिंग में वाटर में क्या करते हैं, वाटर में अपना वेस्टेज को क्या करते हैं, पूरा का पूरा अपनी बॉडी का जो वेस्ट होता है वाटर में अपनी सराउंडिंग में क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं, मीन्स एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अपनी बॉडी का जो वेस्ट होता है वो वाटर में सराउंडिंग में क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, वो इसी फंक्शन को किसी एक पर्टिकुलर किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन की हेल्प से इस जो फंक्शन होता है इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है। मींस एक्सक्रीट आउट करने वाला है जो फंक्शन है उनका, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से, मींस स्पेसिफिक ऑर्गन को पकड़ के उस ऑर्गन से करते हैं, उस ऑर्गन से ये एक्सक्रीट आउट होता है पूरी बॉडी से बाहर। ठीक हो गया, तो समझ में आया। अब हम बात करेंगे बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गन से हमें कोई मतलब तो है नहीं क्योंकि हमने पढ़ना है किसी के स्पेसिफिक ऑर्गन के बारे में, तो हम किसकी बात करेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो हमने क्या पढ़ना है बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे क्या क्या आते हैं, देखो मल्टी सेलुलर हमें ये जानना भी नहीं है। सिंपल हमने बात क्या करनी है कि जो एक्सक्रीशन हो रहा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है, ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। तो अभी हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी कैसे हो रहा है। अब हमारा टॉपिक क्या है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट में कैसे हो रहा है। ठीक है। प्लांट का कुछ ज्यादा टफ भी नहीं है, वो हमने पहले पढ़ भी रखा है। ह्यूमन बॉडी का आपको जानने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है। तो एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ आपका। देखो बच्चों डायग्राम पे नहीं जाना क्योंकि आपकी बुक में इससे अच्छा डायग्राम बना भी दिया गया है। मैं तो चाहूंगा कि आप उसी डायग्राम की हेल्प से बनाओ, उसी बुक के जो एनसीईआरटी में आपका डायग्राम दिया गया है ना, उसी बुक से बनाना है। ठीक है। These two are your kidneys, right? These two are your ureters. Single one is bladder, or you can say that urinary bladder. Okay, and this one is a urethra. Clear? These names should be set in your mind, right? So these two are the group of two is these two are kidney. Group of two ureters, single bladder, and last one is urethra. अब हम बात करते हैं बच्चों, ये मैंने बनाया है क्या है, एक नॉर्मल सा डायग्राम है, ये आपका एक्सक्रीशन है। सबसे पहला स्टार्ट होता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका किससे बना हुआ है। ठीक है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 pairs of kidneys, 2 pairs of ureters, right, single urinary bladder and single urethra. नॉर्मल एक पैसेज है। तो आपका बोलोगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आपके एनसीईआरटी की लाइन पढ़ा रही हूँ उसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 pairs of kidney, 2 pairs of ureters, single urinary bladder and urethra. ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे बना हुआ है आपका, 2 pairs of kidney, 2 pairs of ureters, single urinary bladder and last one is urethra. तो ये आपका क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप बोलोगे क्या कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी का है क्या, ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब बात करते हैं कि जो हमारी किडनी होती है वो लोकेटेड कहाँ पे होती है। ठीक है। किडनी हमारी एब्डोमेन एरिया में लोकेट होती है। चेस्ट की जो नीचे वाला आपका रीजन, जस्ट चेस्ट के जो नीचे जस्ट लगा हुआ रीजन जो है वो आपका एब्डोमेन है। एब्डोमेन सिर्फ आप स्टमक को नहीं बोलेंगे, राइट। एब्डोमेन रीजन पूरा है। स्टमक जो आपका चेस्ट एरिया है, ये हमारे डायफ्राम होते हैं, इसके ऊपर हमारे लंग्स होते हैं। ठीक है। ये डायफ्राम है, इस डायफ्राम के नीचे का जो एरिया है पूरा का पूरा एब्डोमेन एरिया में आता है।
ठीक है बच्चों, आप हायर क्लासेस में, अगर आप बायो से आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा कि एब्डोमेन में और कैसे उसके क्रॉस सेक्शंस वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इतना ध्यान रखो कि हमारे चेस्ट के नीचे का जो लोअर पार्ट, चेस्ट के नीचे का जो लोअर पार्ट होता है दैट इज नोन एज एब्डोमेन। हमारी जो किडनीज होती हैं वो बैक पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में लोकेटेड होते हैं। आप ये बोलते हैं, या फिर आप ये बोलते हैं एब्डोमेन में, या तो आप बोलते हैं बैक पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, सिंपल, या तो ये बोला एब्डोमेन में लोकेटेड है। लेकिन हमारे बैकबोन होती है, सबको पता है बैकबोन जो होती है हमारी, बैकबोन के दोनों साइड में होती है। जैसे हमारा ये एब्डोमेन है, इसका हमारा बैकबोन है, एक किडनी हमारी यहाँ होगी, एक किडनी हमारी यहाँ होगी। तो ये बैकबोन जो होता है इसके दोनों साइड में हमारी किडनीज होती हैं। क्लियर हो गया? तभी 2 पेयर्स ऑफ किडनी की बात करेगी। तो हमारा जो एब्डोमेन है उसके बैकबोन होती है, बैकबोन के दोनों साइड में क्या होता है, बैक पार्ट के जो हमारे एब्डोमेन है बैकबोन होती है, बैकबोन के दोनों साइड में क्या होती है, हमारी 2 किडनीज लोकेटेड होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, इन किडनी से जुड़े हुए हमारे दिख रहे हैं कोई यूरेटर जुड़े हुए हैं। ये क्या है, आपके यूरेटर्स है। इनका काम क्या होता है, किडनी में जो भी फंक्शन होगा, जो भी आपका कुछ हो रहा है, वो सारा का सारा यूरेटर से आएगा, ब्लैडर में आएगा, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा में जाएगा, उसके बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट हो जाएगा फ्रॉम दी यूरेथ्रा। ठीक हो गया, इतना समझ में आया? अब क्या होगा बच्चों, देखो ठीक है, हमने बात करी किडनी हमारी ऐसे लोकेटेड है। ठीक है, अब बच्चों क्या बात आती है कि किडनी में, इन्होंने कहा किडनी में हो क्या रहा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से सुनाती हूँ है क्या। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, किडनी में जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है वो उसमें क्या होता है, यूरिन बनती है। इन्होंने किडनी में यूरिन बन रही है, यूरिन किडनी से बनी, यूरेटर से आई, यूरेटर से यूरिन ब्लैडर में जाती है। ब्लैडर का जैसे ही आपका अमाउंट ब्लैडर फिल्ड अप हो जाता है, पूरा प्रेशर जब उसमें इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि अब उसमें अनकंट्रोलेबल है, उसमें यूरिन स्टोर नहीं हो सकती है, उसके बाद यूरेथ्रा के फॉर्म में वो यूरेथ्रा की हेल्प से क्या होती है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है फ्रॉम दी बॉडी। ये तो हो गई नॉर्मल भाषा। बच्चों आप सबके दिमाग में आया कि यूरिन फॉर्म हो कैसे रही है, हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड, यूरिन वहां पर बन कैसा रहा है। हमने बोला किडनी में यूरिन बन रहा है, यूरेटर्स की हेल्प से वो यूरिन ब्लैडर में आ रहा है, ब्लैडर में स्टोर हो रहा है यूरिन। उसके बाद जब उसके इतना ज्यादा प्रेशर हो जा रहा है कि अनकंट्रोलेबल प्रेशर है, क्योंकि हमारा जो ब्लैडर होता है वो मसल से बना हुआ है, मस्कुलर है, पूरा पूरे मसल से बना हुआ है, एंड पूरा का पूरा हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। तो जैसे ही उसमें प्रेशर इतना ज्यादा बन जाता है कि वो अब वहां पर स्टोर नहीं हो सकती यूरिन, तो वो यूरेथ्रा की हेल्प से क्या होता है, यूरिन जो होती है वो बाहर आ जाती है। ठीक है बच्चों, मैं ये नहीं कह रही भी गलत है, ये सही है, प्रोसेस है, लेकिन हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि हाउ यूरिन इज फॉर्म, यूरिन बन कैसे रहा है। तो ठीक है, हमने कहा निकल तो रहा है यूरेथ्रा की हेल्प से, वो बाहर आ गया बॉडी से, लेकिन बना कैसे बॉडी में, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना बच्चों। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब इसकी कि बना कैसे है। क्लियर? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ठीक है, हमने बोला ऐसा बना। अब बात आती है कि ये बना कैसे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि ये बना कैसे, क्योंकि ये तो कोई भी बता देगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये तो आपको कोई बता देगा ना, जो पढ़ा लिखा इंसान होगा उसको तो ये पता होना चाहिए कि यूरिन कैसे बना। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, जैसे ही हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्टेज होते हैं, वो हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड से किडनी में आते हैं। जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज है हमारी बॉडी में, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है उससे नाइट्रोजिनस वेस्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर? वो नाइट्रोजिनस वेस्टेज क्या होते हैं, हमारी ब्लड में के साथ हमारी किडनीज में आते हैं, ब्लड के साथ मूव होते हैं, किडनीज में आते हैं। ठीक है, किडनीज क्या करती है, किडनीज की बेसिक यूनिट है जिसको बोला गया है नेफ्रॉन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि मैं आपको सिंपल ऐसे बताऊं कि किडनीज की जो बेसिक यूनिट है उसको क्या बोला गया है, नेफ्रॉन बोला गया है, जो इसकी किडनी की बेसिक यूनिट है। ठीक है, लेकिन होता क्या है किडनी में, बेसिक बताती हूँ। किडनी में क्या होता है, आपका यहाँ पे नेफ्रॉन का डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, उसको जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप उसमें देखते रहना, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा डायग्राम बनता नहीं है वैसे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसने कहा कि यहाँ पर ये हमारे कॉइल ट्यूब टाइप के, ठीक है, ये क्या है, हमारे कॉइल ट्यूब टाइप के हैं, ऐसे करके कुछ आपका डायग्राम है नेफ्रॉन्स को। ठीक है, ठीक है, आप कहीं कहीं पे ये ऐसे भी आपका कॉइल ट्यूब है ना, मतलब इसको इसमें डायग्राम को देखना और इसको पढ़ लेना, याद कर लेना इस डायग्राम को। ठीक है, इतना टफ भी नहीं है बट आना चाहिए डायग्राम। ठीक है, अब इसने क्या बोला, हमारी जो किडनीज है उसमें क्या है, हमारे कॉइल ट्यूब्स टाइप के हैं किडनी में, या फिर आप बोल सकते क्लस्टर ऑफ बंच, क्लस्टर टाइप है। क्लस्टर समझ रहे हो, इन्होंने लिखा गया है एनसीईआरटी में क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा,
किसी चीज का गुच्छा होता है ना, उसको बोलते हैं क्लस्टर। तो इसने कहा हमारी जो किडनी है उसमें क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज का मैंने आपको पहले बताया था, जहां पर ये जो आर्टरीज हैं और जो वेन्स हैं ये जहां पर मिल रही हैं इनको बोला गया है कैपिलरीज। क्या बोला गया है इनको? कैपिलरीज। ठीक है, तो आर्टरीज एंड वेन्स जहां पर इंटरकनेक्ट हो रही है उसको कैपिलरीज बोला गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, हमारे जो हमारी जो किडनी है उसमें क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है, मींस एक गुच्छा है कैपिलरीज का। ठीक है, एंड ये जो पूरा गुच्छा है ये नेफ्रॉन्स की फॉर्म में है। उसमें बहुत सारे अमाउंट, किडनी में बहुत सारे अमाउंट में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, सिंगल नेफ्रॉन नहीं, बहुत सारे अमाउंट में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। नेफ्रॉन्स में क्या है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है जो कि फिल्ट्रेशन का काम कर रही है। जो बॉडी, जो नेफ्रॉन, जो किडनी में फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? कैपिलरीज, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, नेफ्रॉन्स कर रहे हैं किडनी, जो काम कर रहे हैं वहां पे, वर्क कर रहे हैं फिल्ट्रेशन का। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है, मतलब गुच्छा है कैपिलरीज का पूरा। ठीक है, यहाँ पर, और जो उसका एंड पार्ट है, जो उसका एंड पार्ट है वो कप के शेप का है, कप के शेप का है, जहां पर आप उसको क्या है, कॉइल ट्यूब, कॉइल ट्यूब समझ लो, ऐसे घूमी हुई ट्यूब है। जो वो कॉइल ट्यूब जहां पर अटैच है वहां पर उसका कप का जो है एक कप शेप्ड है, मतलब जो कैपिलरीज है उसका एक कप का शेप्ड का डायग्राम, एक कप शेप डायग्राम दिया, मतलब आप समझ लो या भी कैपिलरीज है, इसके एंड में कप के शेप्ड का ऐसा है, और यहां से क्या है, कॉइल ट्यूब्स है, कॉइल्ड ऐसे करके ऐसे आती है, जो ट्यूब्स आती हैं ऐसे करके ऐसे आती है, ये होती है पूरी कॉइल ट्यूब्स। ठीक है, तो इसने क्या बोला, क्लस्टर यहाँ पर जो है आपका कप के शेप्ड का है, जिसको इन्होंने नाम दे दिया बोमेंस कैप्सूल। क्या नाम दिया बच्चों? बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, याद रखना इस चीज को, बोमेंस कैप्सूल। एक उसका जो एंड पार्ट है वो कप के शेप का है, जिसके नीचे क्या है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स है। ठीक है, तो इन्होंने क्या नाम दिया, बोमेंस कैप्सूल। अब बोमेंस कैप्सूल में क्या होता है, जितना भी फिल्ट्रेट होके आ चुका है, जितना भी फिल्ट्रेट होके आ चुका है वो सारा का सारा बोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल की हेल्प से वो नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब जैसे ही वो नीचे की तरफ अपने कॉइल में मूव करेगा, क्योंकि उसने पूरे नेफ्रॉन से बाहर आना है ना, अब नेफ्रॉन्स के अंदर है ना, ये तो बोमेंस कैप्सूल जो नेफ्रॉन्स के अंदर हो रहा है सब, अब उसने नेफ्रॉन्स के बाहर आना है, किडनीज में आना है, उसके बाद बाहर आएगा ना। तो जब ये जो ट्यूब है, डिस्टल ट्यूब है और एक आपका प्रॉक्सिमल ट्यूब है, इसमें डिस्टल समझे दूर का पार्ट होगा, वो प्रॉक्सिमल ट्यूब जो है वो पास का पार्ट है, मींस यहाँ पर इसका प्रॉक्सिमल ट्यूब होगा, इधर साइड इसका डिस्टल ट्यूब होगा। जो इसके पास में होगा, जो बोमेंस कैप्सूल के पास में होगा, प्रॉक्सिमल ट्यूब होगा, एंड जो उसके नीचे नीचे दूर दूर आएगा वो डिस्टल ट्यूब है। ठीक है, तो इसने क्या कहा, जो अभी से ट्यूब में आएगा, जो फिल्ट्रेट वाला है वो ट्यूब में आएगा, मूव करेगा, तो वो फिर से वहां पर इनिशियल फिल्ट्रेशन होगा। इनिशियल मतलब अब जो पूरा प्रॉपर्ली फिल्टर हो जाएगा उसको दोबारा से हल्का फुल्का फिर से उसमें फिल्ट्रेशन होगा। अब वहां पर फिल्ट्रेशन क्यों, क्या चीज होगी वहां पर फिल्ट्रेशन, वहां पर जितना भी आपका ये आपका यूरिया जो अभी जो फिल्ट्रेट होके आ गया है, उसके बाद वाटर का वहां पर फिर से फिल्ट्रेशन होगा। लेकिन जो वहां पर वाटर का जो अमाउंट, जो वाटर जो वहां पर फिल्ट्रेशन होगा वो डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी में कितना फिल्ट्रेशन, कितना वाटर की प्रेजेंस है, और आपका कितना बॉडी का फिल्टर हुआ है वो कितना वाटर उसमें फिल्ट्रेट हुआ है। एक तो आपकी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ वाटर है वो भी आपको डिपेंड करेगा, कितना आपका बॉडी का वाटर जो फिल्टर्ड हुआ है कितना हुआ है, वो दोनों चीज में डिपेंड करेगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर इनिशियल फिल्ट्रेशन होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, उसमें से भी अगर कोई अच्छी चीजें होंगी, जैसे सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो इसका वहां पर फिर से रीएब्जॉर्प्शन होगा। वहां पर फिर से वहां पर क्या होगा, जो जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हो वहां से फिर से अच्छी चीजें फिर से एब्जॉर्ब हो जाएंगी, एंड उसके बाद जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल होगा वो वाटर की फॉर्म में, यूरिन की, उसमें सारा का सारा वेस्ट बाहर निकल जाएगा, किडनी से बाहर आएगा, यूरेटर में मूव करेगा, यूरेटर में मूव करते करते ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर स्टोर होगा, ब्लैडर की जैसे वो प्रेशर बन जाएगा उसमें अब स्टोर होने की कोई भी चांसेस नहीं है कि वहां पर स्टोर होगा, वैसे ही वो यूरेथ्रा की फॉर्म से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये एक सिंपल प्रोसेस है इसका, इसमें आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल से सिंपल प्रोसेस मैंने आपको समझाया। अब क्या एनसीईआरटी में इतना क्लियर नहीं दिया गया बच्चों, लेकिन आपको मैंने जानबूझ के इतना सिंपल समझाया क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। ठीक है, तो ये सिंपल समझ में आया। अगर नहीं भी समझ में आया कमेंट करो, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैंने बहुत ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी, शायद इतना ईजी वे में कोई भी नहीं समझा सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि हर कोई जो होता है ना वो अंदर डीप में जाने की कोशिश करता है, कि मैं डीप में नहीं जा रही हूँ, तो सिर्फ नॉर्मल बता रही हूँ कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप ये अपने दिमाग में डाल दो कि हाँ ये हुआ है। जब आप हायर क्लासेस में एजुकेशन लोगे तो उसमें आपको वो आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे पढ़ना है, वो आपके टीचर पे डिपेंड करेगा वो आपको कैसा पढ़ाएगा। बट अभी आपके लिए बहुत ही नॉर्मल है, तो मैं सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपका समझ में आया एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये आपका था ह्यूमन बॉडी में कैसे हो रहा है। ठीक है,
समझ में आया। इतना कोई टफ तो है नहीं बच्चों, जहाँ तक मुझे लगता है। अब होप्स एक बारी में तो शायद सबको टफ लगेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद आपका एक दो बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना टफ मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ अपनी एनसीईआरटी ओपन करके रखना सामने पे, तभी आपको कुछ चीज समझ में आएगा, नहीं तो एकदम से नहीं आता है समझ में। ठीक है बच्चों, अब बात करें कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी बता देती हूँ मैं इसी में, क्योंकि उसके लिए कोई दूसरी नई वीडियो बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की हमने बात की थी कि वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, वो हमने ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पढ़ लिया था। तो बच्चों हमने अभी जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हो रहा है, तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि लीव्स से क्या होता है, कुछ जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो क्या होता है, जैसे इवेपोरेट हुआ, फिर वो उसका जो स्टोमेटा की हेल्प से जो इवेपोरेशन हो रहा है, उसकी हेल्प से ट्रांसपिर हमने पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में जो हो रहा है उससे ग्रोथ हो रही है, सब चीज हमने पढ़ी थी। तो ये कह रहा है कि एक्सक्रीशन प्लांट से कैसे होता है। एक्सक्रीशन जो प्लांट्स में होता है, हमने चीज पढ़ी थी कि जो सेल्स होते हैं प्लांट्स में काफी सारे डेड होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, जब सेल्स डेड होते हैं ना, तो प्रॉपरली अमाउंट में जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स को वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो लीव्स होती हैं वो क्या होती है, पत्तियां जो होती झड़ने लग जाती है ना, जो पत्तियां टूटती हैं, तो वही एक प्रोसेस है इसका एक्सक्रीशन आउट होने का, कि जिसमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है तो वो एक्सक्रीट आउट जा रही है, मीन्स वो टूट जा रही है। तो उनके जो टूटते हैं वैसे वहां से भी क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। इसका एक नॉर्मल प्रोसेस इतना ही है आपके लिए। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स वैसे पूछा भी नहीं जाता, अगर पूछा भी जाएगा तो एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग से पूछा जाता है, वैसे एक्सक्रीशन प्लांट्स नहीं पूछा जाता। पढ़ने के लिए फिर भी इतना ही इसका प्रोसेस है कि जो लीव्स टूट रही हैं वो सेल्स की डेड होने के कारण टूट रही हैं, एंड जिसके कारण जितना वेस्ट मटेरियल जो होता भी है वो भी बाहर निकल जाता है, उसको मतलब एक्सक्रीट आउट हो जाता है प्लांट्स। ठीक है, सो आप सबको ही समझ में आया। देखो बच्चों, मैंने बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करी है, किसी को नहीं भी समझ में आया कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं बताऊंगी। बट फिर भी एक बार अपनी एनसीईआरटी में ट्राई करो, एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी के साथ ये पढ़ो, नोट्स बनाओ, सब कुछ इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आज आपका जो लाइफ प्रोसेस आपका चैप्टर है वो फिनिश हो गया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।